यस, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। फोर्थ मोटर कंपोनेंट है, चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग स्पोर्ट्स का एक सब टॉपिक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी में आज हम जानेंगे डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा स्क्रीन के ऊपर आपको जो पीपीटी में एक फोटो दिख रही होगी, ये फोटो अपने आप के अंदर ही बहुत कुछ बयां करती है किसी का फ्लेक्सिबिलिटी लेवल। तो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली है क्या कि आप किसी मसल को किस रेंज ऑफ मोशन तक स्ट्रेच कर सकते हो या ओपन कर सकते हो। एक तरह से ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, एज वाइज डिफर करती है, जेंडर वाइज डिफर करती है। इसी को आगे और अच्छे से समझते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट, कि किसी का जो जॉइंट है वो कितना मूव कर रहा है, दैट इज हिज और हर फ्लेक्सिबिलिटी। दो लोग हैं सपोज आपके सामने, और दो लोगों को आप बोलो कि अपना फुल लेग स्प्लिट करो आप, तो दोनों जब अपनी टांगे खोलेंगे तो हो सकता है कि किसी का लेग स्प्लिट थोड़ा सा ज्यादा हो, या हो सकता है पूरा कर भी ले। या दो लोगों में आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। आप यहाँ पे 10 या 20 लोगों का एग्जांपल ले लो, एक ग्रुप ले लो 20 लोगों का। जब आप उनको बोलोगे तो आप 20 के 20 लोगों में कुछ ना कुछ डिफरेंस देख पाओगे। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत जरा सा खोल पा रहे होंगे टांगों को, और हो सकता है कोई एक आधा ऐसा भी हो जो फुल लेग स्प्लिट कर ले। तो ये क्या है? ये उनकी डेफिनेशन है। एक और एग्जांपल जो आपने खुद किया हुआ है, अगर आपको याद हो, स्कूल में स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत एक्टिविटी के अंतर्गत आपका एक फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कराया गया था। स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है, सिट एंड रीच टेस्ट बोलते हैं उसको। जिसमें आप लोग नीचे बैठे बैठे हुए थे और एक लकड़ी का बॉक्स था, उसके ऊपर एक रूलर लगा हुआ था, एक स्केल लगा हुआ था। तो आपको स्टार्टिंग पोजीशन में उसमें हाथ रखना होता था, देन स्ट्रेच करना होता था, बॉडी को आगे ले जाना होता था विदाउट बेंडिंग नी, और फिर चेक करना होता था। दोनों की रीडिंग जो आती थी उसका गैप ले लेना था। जैसे स्टार्टिंग का 3 है, लास्ट का 25 है, तो 25 माइनस 3 22 आपका स्कोर था। तो हर बच्चे का अलग अलग स्कोर आ रहा था। तो जिसका जितना ज्यादा स्कोर आ रहा था मीन्स उसका उतना ज्यादा ट्रंक एरिया जो है फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली क्या है? रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। Range of movement varies significantly from joint to joint but depends on the structure of the surrounding tendons, ligaments and muscle tissues. ये रेंज ऑफ मूवमेंट जॉइंट टू जॉइंट भी वेरी करता है। अब शोल्डर है, शोल्डर में आप कोई सी भी मूवमेंट कर लो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सरकमडक्शन, रोटेशन, कुछ भी हो जाएगा। शोल्डर को देखो आप कैसे भी घुमा सकते हो, बट क्या आप नी को घुमा सकते हो इस तरह से जिस तरह से शोल्डर को घुमा सकते हो, या एल्बो को घुमा सकते हो? नहीं घुमा सकते। उसके अंदर आप क्या कर पाओगे? ज्यादा से ज्यादा नी, अगर आप नी ये कर पा रहे हो तो आप फ्लेक्शन कर पाओगे, है ना, एक्सटेंशन कर पाओगे, बस। उससे ज्यादा क्या कर लोगे? और उसके अंदर और कुछ होगा नहीं नी के अंदर। तो यही है कि कुछ जॉइंट्स होते हैं उनकी मूवमेंट्स भी लिमिटेड होती है, बट नी एक ही इंसान के हम अलग अलग जॉइंट देखेंगे, अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी एरिया के अंदर होगी। बट 10 लोगों का सेम जॉइंट का देखेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि किसी के सराउंडिंग टेंडन्स, लिगामेंट्स और मसल टिश्यूज कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी को स्ट्रेचेबिलिटी भी बोलते हैं, स्ट्रेचिंग एबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू जेनेटिक फैक्टर्स एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम्स। तो काफी हद तक ये जेनेटिक फैक्टर्स पे भी रिलेट करती है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम से भी रिलेट करती है। कहते हैं ना, योगा जो लोग करते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्टिविटी प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन है। जिम्नास्टिक्स करते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि वो ट्रेन इस तरह से होता है। सालों तक उनकी ट्रेनिंग इस तरह से चलती है। योगा में कई पोस्टर्स को होल्ड करना पड़ता है। धीरे 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 सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको एक पोस्टर दिख रहा होगा, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, टांग को मोड़ के सर को इस तरह से लगाना। तो ये क्या है? ये सालों की प्रैक्टिस है ना। और फ्लेक्सिबिलिटी की एक चीज आपको और बताऊं कि ये बच्चों में ज्यादा होता है और फीमेल में ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, अगर मेल्स के इसको कंपेयर करें तो। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम यहाँ बात करें कि फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स क्या हो सकते हैं, तो एक हो सकती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू स्ट्रेच मोर विद एक्सटर्नल हेल्प। इट इज ऑलवेज मोर देन द एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या होती है? सपोज आपके साथ एक पार्टनर है ना, आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, एक जगह पे आके आप रुक जाते हैं, फिर वहां से उसके आगे से आपका जो पार्टनर है वो हेल्प करता है उसको स्ट्रेच करने के अंदर। जैसे आपको हम एक एग्जांपल दें, तो जैसे आप जमीन पे लेट गए हैं पीठ के बल, सुपाइन पोजीशन के अंदर, है ना, आप बिल्कुल सीधे लेटे हुए हैं, आपने अपना राइट लेग उठाया स्ट्रेट, घुटने को बिना मोड़े, आप उसको उठा के सीधा लेके आते हैं, ऊपर लेके आते हैं। एक जगह आएगी, एक स्टेज आएगी, आपका पैर रुक जाएगा, उससे आगे आप अपने क्लोज नहीं लेके आ पाएंगे। देन आपका जो पार्टनर है साथी, आपने उसको बोला कि अब आप थोड़ा सा इस पैर को मेरी तरफ पुश करो। तो कुछ डिस्टेंस तो कवर किया। शुरुआत में मान लीजिए जब जीरो था, वो डिस्टेंस ए था, पॉइंट ए था, और बी तक आप लेके गए, तो ए टू बी तो आपने किया, फ्लेक्स, स्ट्रेच किया। और फिर पार्टनर ने थोड़ा सा हेल्प किया, जो थोड़ा सा आगे गया, जहां तक आपने बोला बस 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 जो, तो बी टू सी, तो जो बी टू सी एरिया आया, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपने कवर किया पार्टनर की हेल्प से, दैट इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी सबकी अलग अलग होती है, डिफर डिफर करती है। एक्सटर्नल हेल्प से थोड़ा सा इसको हम ज्यादा कर सकते हैं। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी टू मूवमेंट फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, कि आप किसी की
हेल्प के बिना, किसी एक्सटर्नल हेल्प के बिना, किसी ऑपरेटर्स या किसी पर्सन, कोई आपका पार्टनर आपको मदद नहीं कर रहा, आप खुद से कितने लेवल तक स्ट्रेच कर सकते हैं, दैट इज योर एबिलिटी, एक्टिव एबिलिटी। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्दर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी डाइविंग, स्टार्टिंग पोजीशन इन मेनी स्पोर्ट्स, और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी इंडिविजुअल इन मोशन। तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई जहाँ पे एक जगह रुके हुए आपको फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करनी है, जैसे कि योगा आसन की बात हम कर रहे थे, योगा के डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स हैं। तो वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी का जैसे एग्जांपल आप क्या के देखो, तो इस फोटो के अंदर इस तरह से रुकी हुई है, ये स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कि एक जगह पे रुके हुए ही वो कितना ज्यादा अपना रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा सकती है। देन डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, ये आ जाती है मोशन टू मोशन, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कोई जिमनास्ट है, वो फ्लोर पे जिमनास्टिक एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो वो कितना ज्यादा कर पा रहा है, कितना बॉडी को ओपन कर पा रहा है, कितना लेग्स को खोल पा रहा है। जैसे वॉल्टिंग हॉर्स होता है जिमनास्टिक्स में, वॉल्टिंग हॉर्स होता है, उसके ऊपर से जंप्स होती हैं अलग अलग, स्ट्रडल जंप है, तो वो कितना टांगों को खोल पा रहे हैं, वो उनका फ्लेक्सिबिलिटी है मोशन में कि भागते भागते गए। या एथलेटिक्स में हर्डल रेस है, तो हर्डल्स लगे हुए हैं, आपने देखा प्लेयर्स भागते हुए जाते हैं, हर्डल के ऊपर से जंप करते हुए निकल जाते हैं, एडवांस होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, इसलिए निकल जाते हैं। किसी को डे वन हर्डल के आगे बोला जाए भागो, जंप करते भागो, तो वो सारे हर्डल गिराता हो जाएगा। तो ये क्या है, ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रेनिंग है। तो ये डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी की मोशन के टाइम पे आपकी चल रही है, आपकी बॉडी मूव कर रही है, और तब आप मसल्स की रेंज ऑफ मोशन कितना ज्यादा ओपन अप कर सकते हैं, दैट इज योर डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? आगे देख लेते हैं फिर हम मेथड्स टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। 4 मेथड है, बैलिस्टिक मेथड, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे कि बैलिस्टिक मेथड होता क्या है। इन बैलिस्टिक मेथड द मूवमेंट इज परफॉर्म विद अ स्विंग इन अ रिदमिक वे, कि जो मूवमेंट हो रही है वो एक स्विंग के साथ रिदमिक वे में हो रही है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि उस मूवमेंट में जर्क्स आ रहे हैं या ब्रेक्स आ रहे हैं, रिदम में चल रही है, फ्लुएंट चल रही है, स्विंग में चल रही है। आपके आगे जो फोटो है, जैसे फोटो देखोगे तो एक आदमी है, उसके हाथ में केटल बेल है, केटल बेल बोलते हैं इसको, एक जैसे आपका शॉर्टपुट का आयरन बॉल होता है ना, आयरन होता है, शॉर्ट होता है आयरन शॉर्ट, उसके ऊपर एक हैंडल सा और जुड़ा होता है, जाके उसको पकड़ सकते हैं। तो केटल बेल है, ये केटल बेल स्विंग एक एक्सरसाइज बोलते हैं, केटल बेल स्विंग जो है, इसको अभी फिलहाल ये कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो स्क्वाट की पोजीशन में जाते हैं, और क्वार्टर स्क्वाटर, और बॉल को स्विंग करते, केटल बेल को स्विंग करते हुए बॉडी को स्ट्रेट अप करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस भी पड़ रहा है, वेट कैरी कर रहे हैं, लोड कैरी कर रहे हैं, लेग्स पे, कोर पे, शोल्डर पे, सब पे आ रहा है। तो वहां का जिन भी एक्टिव मसल जो एरिया है जिसपे लोड पड़ रहा है, वो मसल डेवलप होगा, ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इस मेथड को बोलते हैं बैलिस्टिक मेथड। जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक रिदम में, एक स्विंग में हो, विदाउट एनी ब्रेक्स एंड जर्क्स। द रिलेटेड जॉइंट इज स्ट्रेच विद अ स्विंग, तो यही हो रहा है, स्विंग के साथ स्ट्रेच हो रहा है रिलेटेड जॉइंट, जैसे शोल्डर है, लोअर बैक है, नी जॉइंट है। द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म रिदमिकली विद अ काउंट, तो काउंट के साथ किया जा सकता है ना, 1 2 3 रिदम से चलते हुए। At each count the joint is stretched to the maximum limit and then it is again flexed. तो इसमें आप देखोगे तो स्ट्रेचिंग मतलब जैसे काउंट हो जाता है, वो एकदम से खड़ा हो जाता है, फिर नीचे गया, फिर दूसरे पे खड़ा हुआ, स्क्वाट किया, तो एक स्टेज पे वो फ्लेक्स करता है पूरा अपने आप को, और एक स्टेज पे पूरा स्ट्रेच कर लेता है। तो ये कौन सा मेथड है? बैलिस्टिक मेथड। दैट बात करते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग मतलब जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, स्टैटिक वर्ड सबसे पहले जुड़ गया। स्ट्रेचिंग आप सभी समझते ही है कि किस तरह से स्ट्रेच किया जाता है बॉडी को, करते भी आप लोग आए हैं। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली ईजिंग इनटू द स्ट्रेच पोजीशन एंड होल्डिंग द पोजीशन, कि आपका जो कंफर्ट लेवल है आप वहां तक अपनी मसल को ले जाते हैं और देन उसका होल्ड करते हैं। जैसे अगर आप फोटो देखोगे तो उसमें अलग अलग पोस्चर्स दिए, करीब 8 पोस्चर्स दिए। जैसे हम कहीं पार्क वार्क में भी देखते हैं, हमने भी किया होगा, किसी कोई थोड़ी सी ऊंची जगह होती है वहां अपना पैर रख लेते हैं, कोई हैंड बार्स लगी हुई है, थोड़ा और ऊपर किया, थोड़ा और ऊपर किया, एक लेवल पे आगने के बाद जहाँ हमारे पैरों में एकदम दर्द होने लगता है ना, खिंचाव पड़ लगता है, स्ट्रेच पड़ने लगता है, हम वहाँ होल्ड कर लें, काउंट करें 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। ये होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, कि आपने एक जगह पे जाके होल्ड कर देना है और उसके बाद काउंट करना है आपको होल्डिंग, ताकि वहां पे एक स्ट्रेस पड़े। The amount of a time a static stretch is held depends on one's purpose, कि किसी का पर्पस क्या है, उसका एम क्या है, और कितनी कैपेबिलिटी है। If it is a part of cool down, then the stretch should be held for 10 seconds. कि अगर कूल डाउन करना है तो 10 सेकंड तो उसको होल्ड करना ही करना है उधर। वार्म अप करना है तो हो सकता है कि 3 सेकंड 2 सेकंड में भी कर सकते हैं,
कूल डाउन में 10 सेकंड मिनिमम करना चाहिए, 10 से 15 सेकंड, ताकि एकदम से वो जो एरिया और मसल है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाए और साथ साथ हार्ट रेट भी नॉर्मल आना शुरू हो जाए। तो ये है स्टैटिक, वो था बैलिस्टिक। देन आ गया डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड। मींस डायनामिक वर्ड जुड़ गया, मूवमेंट जिसके अंदर होगी। डायनामिक स्ट्रेचिंग कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल्ड लेग एंड आर्म स्विंग्स दैट टेक्स यू जेंटली टू द लिमिट ऑफ योर रेंज ऑफ मोशन। आप में से कोई बच्चा अगर एथलीट है या किसी ने ग्राउंड पे ट्रैक पे जाके देखा है, तो प्लेयर्स जब अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तो ये डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हैं कि वो एक तरह से रिदमिक सा लगता है कि लंबे लंबे स्ट्राइड से लेते थे पैर को ऐसे, जैसे फोटो में अगर आप देखोगे राइट लेग को रेस किया, लेफ्ट हैंड से टच किया, ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं, देन क्रॉस हो जाता है, फिर लेफ्ट लेग ऊपर आता है, राइट हैंड से टच होता है, ऐसे करते करते आगे जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि आप जो है मूव भी कर रहे हो और साथ साथ मसल्स को स्ट्रेच भी कर रहे हो, दैट इज डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड। Where the event requires a dynamic movement, it is appropriate to conduct dynamic stretching exercise। ये ऐसी इवेंट जहाँ पे डायनामिक मूवमेंट चाहिए तो वहाँ पे डायनामिक स्ट्रेचिंग कराओ भाई, सिंपल सी बात है। रनिंग के अंदर तो डायनामिक मूवमेंट चाहिए, तो वहाँ पे डायनामिक स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट, विच इज प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। तो पीएनएफपी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पी फॉर प्रोप्रायोसेप्टिव, एन फॉर न्यूरोमस्कुलर एंड एफ फॉर फैसिलिटेशन। होती क्या है, पीएनएफ स्ट्रेचिंग इज मच लॉन्गर स्ट्रेचिंग स्पाइन एंड चेयर सेशन व्हेन कंपेयर टू द अदर टाइप्स। कि ये जो है थोड़ा सा लंबा चलता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, 5-10 सेकंड नहीं, थोड़ा सा और आगे तक ले जाते हैं। इट रिक्वायर्स अ पार्टनर्स हेल्प टू यूटिलाइज दिस टेक्निक। इसमें क्या होता है कि आपको एक्सटर्नल स्ट्रेच चाहिए, पैसिव स्ट्रेच जैसे हम समझ रहे थे ना, कि एक पार्टनर चाहिए जो हेल्प कर सके। जिम्स वगैरह के अंदर बड़ा कॉमन देखा होगा आपने, क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, फील्ड पे देखा होगा, प्लेयर जब फील्डिंग को उतरते हैं या बीच में रेस्ट होता है, ड्रिंक ब्रेक होता है, तो स्ट्रेचिंग करने लगते हैं पार्टनर के हिसाब से साथ में। द यूज ऑफ अ पार्टनर इज दैट देयर कैन बी ए कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज। हर एक्सरसाइज में होता है सेम स्ट्रेचिंग के, एक कंट्रैक्शन फेज होता है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक रिलैक्सेशन फेज होता है। तो पार्टनर हेल्प करता है उस फेज को बढ़ाने में, बड़ा करने में, कंट्रैक्शन से थोड़ा सा और आगे स्ट्रेच करा देगा ताकि आपकी जो एबिलिटी है वो और ज्यादा स्ट्रेचिंग की बढ़ जाए। This type of stretching is actually the most effective form of stretching, but it is also considered the most painful type of stretching। तो इसी में बचपन में अगर जूडो, ताइक्वांडो, कुंग फू, कराटे, मार्शल आर्ट की क्लास भी होगी, तो जो कोचेस हैं वो क्या करते हैं शुरुआत में ही, तो बच्चा आने लगता है तो फुल लेग स्प्लिट कराने की कोशिश करते हैं और खुद से हेल्प करके पैरों को खोलने लगते हैं, धीरे 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 फोर्स डालते हैं। बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल, बट बहुत इफेक्टिव भी है। डर तो इसमें होता है, बट बहुत जल्दी रेंज ऑफ मोशन काफी बढ़ जाता है। बचपन में करना ठीक रहता है, बड़े होने के बाद इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बचपन में क्या होता है कि आपकी जो मसल एरिया होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा हेल्पफुल है प्रोप्रायोसेप्टिव, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, बैलिस्टिक में आप स्विंग कर रहे थे, अपने आप से कर रहे थे। स्टैटिक में आप एक जगह बैठ के पोस्चर बना रहे थे, आसन लगा रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे, अपने आप से कर रहे थे। डायनामिक में आप मूव करते हुए स्ट्रेच कर रहे थे, मसल्स को रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, अपने आप से कर रहे थे। तो अपने आप का आपका एक रेंज सेट है, एक लिमिट होती है इंसान की अकेले। वहीं जब कोई दूसरा आके पुश करे, फिजिकली पुश करे, थोड़ा सा उसको और आगे स्ट्रेच कराए, तो ऑब्वियसली वो रेंज बढ़ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव है प्रोप्रायोसेप्टिव। देन आज हमने हमारी क्लास में अच्छा खासा टाइम है, तो हम ये नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर ही लेते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज डेफिनेशन एंड टाइप्स। कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या होती हैं, क्या डेफिनेशन है, क्या टाइप्स है। तो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट्स बेसिकली कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल एंड ब्रेन। कि आपका ब्रेन किसी सिग्नल को कैसे एनालाइज करता है, कैसे समझता है, इंटरप्रिटेट करता है, किस तरह से ऑर्डर्स देता है आपके मसल सेल्स को, और वो कैसे उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे फोटो पे अगर आप देखोगे तो बॉल पड़ने से पहले ही बैट्समैन ने अपना पैर आगे निकाल रखा है, बैट उठा रखा है, नजरें बॉल पे हैं, उसको पता है कि बॉल कहाँ पे बाउंस करेगा, किस हाइट पे आएगा और क्या शॉट वहां लगेगा। ये उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटाइज हो जाता है। उसका मसल और उसका ब्रेन जो है वो इस तरह से कोऑर्डिनेट कर पाता है। स्लिप में खड़े होते हैं प्लेयर, कैचेज आती हैं विद इन अ सेकंड आ जाती है, माइक्रो सेकंड, प्लेयर ड्राइव मार देता है, जंप कर देता है और बॉल सीधा हाथ में आ जाती है। जितना अच्छा प्लेयर होता है, इतना अच्छा फील्डर होता है। क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। Definition क्या है? These are the abilities of an individual which enable him to do various related activities properly and efficiently. Efficiently means कि कम इनपुट दे रहा है, कम मेहनत कर रहा है, कम ताकत लगा रहा है और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहा है। Accuracy, rhythm, flow and consistency depend on coordinative ability। Accuracy,
रिदम, फ्लो एंड कंसिस्टेंसी, ये चारों चीजें डिपेंड करती है कितना अच्छे से उसकी मसल और ब्रेन एंड यूनिमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज की अगर हम बात करें तो ओरिएंटेशन एबिलिटी है, कपलिंग एबिलिटी है, रिएक्शन एबिलिटी, इसमें सिंपल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दो आ जाती हैं। देन बैलेंस एबिलिटी, रिदम एबिलिटी, अडैप्टेशन एबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन एबिलिटी। तो ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द बॉडी and its parts in time and space in relation to gravity, moving objects like ball, opponent, partner and playing field etc. तो एक तरह से क्या है कि ये एबिलिटी है कि आप जज कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि आपकी बॉडी की पोजीशन क्या है, और सामने से जैसे मान लो फुटबॉल आ रही है तो आपको पता है कि आपको कितना भागने के बाद टांग निकालनी है बाहर की वो बॉल पे लगेगी आपको पास करने के लिए, रोकने के लिए, ट्रैप करने के लिए। तो ये बॉडी के अंदर एक एबिलिटी खुद से डेवलप हो जाती है। कैच आती है, हाई कैच होती है, प्लेयर भागता हो जाता है, बॉल के ठीक नीचे आ जाता है, उसको पता होता है यहाँ पे उसको स्टॉप कर रहा है, वो भागता अपने पैरों को नहीं देखता, ना ही कैच पकड़ते हुए हाथों को। This ability depends on functional capacity of sensory organs like eyes and kinesthetic sense organs. तो वही ये सेंसरी ऑर्गन्स जो उसके हैं वो कितने अच्छे से सेंस कर पाते हैं, नजरें कितने अच्छे से जज कर, कहते हैं ना बॉल पकड़ते हुए नजरें बॉल के नीचे से हटानी नहीं चाहिए। ग्राउंड पे फुटबॉल एक होती है और 23 लोगों की उस पर नजर रहती है ऑन फील्ड, फील्ड के बाद फील्ड के बाकी सारे देख रहे होते हैं, दोनों साइड के प्लेयर्स देख रहे होते हैं और साथ साथ अंपायर की नजर भी उस पर रहती है, रेफरी जो होता है साथ साथ। कपलिंग एबिलिटी की बात करते हैं। Coupling ability is the ability to combine the movements of different body parts for performing perfect sports movements. बॉक्सिंग पंच मारते हुए सिर्फ हाथ आगे नहीं आता, शोल्डर भी जाता है, बैक भी टिल्ट होती है, लेग मूवमेंट भी होता है। तो एक तरह से कपलिंग एबिलिटी क्या है? जब आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है वो एक साथ मूव कर रहे हैं किसी एक्सरसाइज को, किसी एक्टिविटी को करने के लिए। This ability is very significant for approximately all sports, but especially in team game, जिम्नास्टिक्स एंड कम्बाटिव स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग के इन जगहों पे थोड़ा ज्यादा आता है एबिलिटी का यूज। वैसे तो सभी जगह होता है एबिलिटी में, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी आप परफॉर्म कर रहे हैं एक्सरसाइज तो आपके मल्टीपल बॉडी पार्ट्स इसके अंदर यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल इन बॉडी द मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, हेड, ट्रंक एंड पार्ट आर एसेंशियल टू कवर टू अचीव अ सर्टेन गोल। तो जो गोल अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके एक साथ मूव करते हैं बॉडी पार्ट्स। रिएक्शन एबिलिटी कि आप कितनी जल्दी रिएक्ट कर पाते हैं किसी सिग्नल को लेकर, जिससे स्टार्ट होता है, सब लोग पोजीशन पे होते हैं, उन्हीं मार्क्स सेट, देन गन शॉट होता है, गन फायर होता है, और कौन कितनी जल्दी निकल पाता है, ये उसकी रिएक्शन एबिलिटी की तो है। और क्या है, यार गोली है, सामने वाले ने पेनल्टी किक लिया, बॉल मारी, और किस तरह फुटबॉल जाएगी, कब जंप करने की, बहुत 1 सेकंड से भी कम में टाइम होता है, उसको रिएक्ट करना होता है, लेफ्ट कूदे, राइट कूदे, ऊपर उसके नीचे बैठे, तो ये क्या है उसकी रिएक्शन एबिलिटी। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी टू रिएक्ट इमीडिएटली क्विकली इन ऑलरेडी डिटरमाइंड मैनर टू वेल नोन सिग्नल। स्टार्ट है, पता होता है कि उन्हीं मार्क्स होगा, सेट होगा, सेट होने के विद इन अ सेकंड गन शॉट हो जाता है, ये सबको पता होता है। ऐसा नहीं होता सेट होने के बाद आप अपने मर्जी से रेफरी खड़ा रहेगा वहां पे देखेगा 5 सेकंड 10 सेकंड में, नहीं। तो ये सिंपल रिएक्शन एबिलिटी बोलेंगे जब आपकी बॉडी को पता है कि कितनी देर में आपको रिएक्ट करना है। एग्जांपल रिएक्शन रनर इन द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंट रेस इज ऑलरेडी नोन टू द रनर, सेम मतलब कभी भी। Then complex reaction ability to react immediately or quickly and accurately to determine or unexpected signals, कि आपको जो है वो एकदम से इमीडिएटली, क्विकली और एक्यूरेटली आप जो है वो करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, जहाँ पे आपको सिग्नल जो है वो पहले से फिक्स नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड होता है। फुटबॉल वाला जो एग्जांपल देता पेनल्टी शूट वाला, वहाँ गोली को ये नहीं पता होता कि बॉल किस तरफ आएगी, लेफ्ट आ सकती है, राइट आ सकती है, हाइट पे आ सकती है, सेंटर में आ सकती है, तो उसको क्विकली, इसी को हम बोलेंगे रिएक्शन एबिलिटी। देन एग्जांपल अगर हम देखें इसका, फेसिंग द बॉल इन क्रिकेट बाय अ बैट्समैन एंड टैकलिंग ओपोनेंट्स इन फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो एक एग्जांपल दिया कि क्रिकेट में किस तरह से बॉल को फेस करता है बैट्समैन, कैसे रिएक्ट करता है, इसको पता नहीं होता हर बॉल अलग पड़ सकता है। रिदम एबिलिटी, हर एबिलिटी फोटो से बड़े अच्छे से समझ में आ रही है कि जिम्नास्टिक के अंदर आकर आप देखोगे ये रिदमिक एक्सरसाइजेस होती हैं। इट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिदम ऑफ मूवमेंट एंड टू डू द मूवमेंट विद द रिक्वायर्ड रिदम। एक अपरेटस दे दिया, रिबन दे दिया, आपको रिदम करना है, उसके साथ साथ उसको मूव कराना है। एक एग्जांपल है, रिदम इज नॉट गिवन फ्रॉम आउटसाइड, द स्पोर्ट्स पर्सन यूजेस द रिदम व्हिच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन हिज मोटर मेमोरी। हुला हुप देखा होगा आप लोगों ने, गोला सा होता है, उसको कमर में डाल के गोल 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 घुमाते हैं, डांस करते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं जिम्नास्टिक्स के अंदर। तो काफी हद तक यही है।
मेरी प्रेजेंटेशन हट गई है। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों Yes, Yes, को? प्रेजेंटेशन हट गई है ना आई थिंक। yes, sir. Nine. अभी जस्ट हाँ, एक सेकंड में दोबारा से बता देता हूँ। मैं आपको एक काम, रिदम एबिलिटी हमने देख लिया, दो रह गई, अडेप्टेशन एबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन एबिलिटी, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अडेप्टेशन एबिलिटी क्या है? अडेप्टेशन एबिलिटी है अडेप्टिव एबिलिटी एनेबल्स मॉडिफिकेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन और एंटिसिपेशन ऑफ न्यू और चेंजिंग कंडीशन ड्यूरिंग परफॉर्मिंग मोटर एक्टिविटी। ये तो रिटन में लैंग्वेज से समझने की अगर आप बात करें तो हम न्यू न्यू मूवमेंट्स को किस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं या हम समझ लेते हैं जल्दी से जो चेंजिंग कंडीशंस हो सकती है। तो रग्बी के अंदर देखेंगे तो जो बॉल लेके आगे भाग रहा होता है उसको टैकल करने के लिए लोग भाग रहे होते हैं, वो कई बार डॉजिंग कर देता है कि वो राइट का पैर निकालता है, राइट की तरफ बॉडी टर्न करता है और बट लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है। तो सामने वाले को यही जज करना है, बड़ा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी एबिलिटी है कि वो राइट की तरफ दिखा के भी लेफ्ट को मोड़ रहे, तो नई नई चीजें क्या है बॉडी अडेप्ट कर लेती है। जब वो प्लेयर बार बार करने लगता है ये चीजें, तो सामने वाले प्लेयर्स भी अडाप्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि उनको किस तरह से रिएक्ट करना है। फुटबॉल के अंदर ही देख लो, बॉल लेके कोई अच्छा प्लेयर है, बॉल ड्रिबल करके लेके चल रहा होता है, दो तीन प्लेयर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, वो लेफ्ट राइट काटने की कोशिश करता है बॉल को, लेफ्ट पैर दे दिखा रहा है, राइट दिखा रहा है, बॉल को टर्न करा रहा है, या मतलब प्लेयर को सामने वाले को धोखा दे रहा है और सामने वाला भी उसको पकड़ के रख रहा है, धोखा नहीं खा रहा है। दैट इज अडेप्टेशन एबिलिटी के कितनी, क्योंकि वो उसको अडेप्ट कर ले रहा है सामने वाले को, स्टाइल को। Then last, a differentiation ability, the ability to attain a high degree of accuracy and economy of separate body movements and movement phases in a motor action. या फिर इसको कैसे the high level of this ability depends on experience movements and the degree of mastery over motion action. कि इसके अंदर क्या है कि जो आपके जो एक्शन होने हैं, जो मूवमेंट्स होनी है, उसमें बहुत मास्टरी चाहिए, बहुत एक्यूरेसी चाहिए इस डिफरेंशिएशन एबिलिटी के अंदर। जैसे बास्केट बॉलर्स है, आपने देखा होगा वो बॉल को आगे लेके ड्रिबल करते हैं, कैरी करते हैं, उनको लोग स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरह से जंप कर रहे हैं, बॉल को हवा में ही वो किस तरह से मतलब दिखाते, राइट है पैर के नीचे से एयर में निकाला, लेफ्ट की साइड से उठा के सीधा बास्केट पे डाल दिया, तो कितना मास्टरी कर लेते हैं। उनके एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन एबिलिटी मीन्स के बड़ा, क्योंकि वो एकदम से चेंज कर देते हैं मोशन को और बड़ा परफेक्शन के साथ एक्यूरेसी। तो ये कुछ 7 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 10 खत्म हो जाता है, आपका सिलेबस, आपके कोर्स, आपकी बुक्स पूरा फिनिश हो जाता है। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हम शुरू करेंगे, हम एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इस तरह से स्टार्ट करना शुरू करेंगे ताकि हम अपने मार्क्स को और ज़्यादा बढ़ा सकें। आज की क्लास को एंड करने से पहले आज की एक्टिविटी के बारे में बात करना चाहूँगा। आज की एक्टिविटी क्या है? कोई रिमाइंड कराएगा आज कौन सी एक्टिविटी होती है? अदरवाइज मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं देख ही लेता हूँ, मुझे भी कल से आप लोग किसी ने प्रिपेयर तो किया होगा, जिसको याद होगा आज की एक्टिविटी को लेके किसी ने प्रिपेयर किया है? किसी ने प्रिपेयर नहीं किया? आज की एक्टिविटी है ट्यूसडे, रिसाइटेशन ऑफ पेट्रियोटिक पोएम। तो कौन सुनाने वाला है पोएम, देशभक्ति की पेट्रियोटिक की पोएम? कृष्ण पांडे, हाँ लास्ट टाइम आप सुनाने वाले थे बट क्वेश्चन का बहुत लंबा हो गया तो मुझे याद नहीं आता। तो कृष्ण ठीक है, आप सुनाओ बेटा। Okay. So the ultimate sacrifice, we set aside Memorial Day each and every year to honor those who gave their lives defending what we hold dear. In all the dark and deadly wars, their graves proofs remind us our brave Indians gave their all to put danger far behind us. They made the ultimate sacrifice fighting for the Indian ways. We admire them and respect them
on every Memorial Day. Thank you. Okay, sir. गुड बेटा, वेरी नाइस। हाँ, नाइस। और कोई बच्चा है जिसने प्रिपेयर किया है? कोई भी? कृष्ण पांडे के अलावा कोई और बच्चा नहीं है आपकी क्लास में? ठीक है बेटा, आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। सर मुझे प्रैक्टिकल फाइल के बारे में पूछना था कि हम लोगों को बतानी है। पोएम सुनाओ पहले आप, पेट्रियोटिक पोएम। तो पोएम आती ही नहीं है। मैं कुछ बोलता हूँ तो आप में से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, एक दो बच्चे के अलावा, है ना? सब बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी का पूरा प्रसाद मुंह में भर रखा है अभी तक। प्रैक्टिकल फाइल के बारे में क्या जानना चाहते हो बेटा, बताओ। बनानी है किस सब्जेक्ट पे, मतलब किस टॉपिक पे बनानी है ये सब? प्रैक्टिकल फाइल जो आपकी बनेगी वो बेसिकली इस बार क्या है कि 2 बार आपका प्रैक्टिकल होगा, टर्म बेस्ड होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 पे जो आपका प्रैक्टिकल फाइल होगा उसमें जो दोनों में एक ही प्रैक्टिकल होना है, 1 1 ही होना है, और 2 फाइलें आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही फाइल से काम चल जाएगा। एक फाइल में जब आप इंडेक्स बनाएंगे तो टर्म 1 लिख के टर्म 1 का प्रैक्टिकल लिख देंगे, देन गैप देके टर्म 2 लिख के टर्म 2 का लिख देंगे। फिलहाल सिर्फ टर्म 1 का करेंगे जब तक पहला प्रैक्टिकल नहीं हो जाता। टर्म 1 में करना क्या है ये बात आ जाती है। तो टर्म 1 का जो पहला प्रैक्टिकल हो, एक ही प्रैक्टिकल होना है, वो प्रैक्टिकल होना है आपका फेवरेट गेम, आपका चॉइस गेम। उस गेम के बारे में एवरीथिंग, आपको उसकी हिस्ट्री, वो कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे खेला जाता था, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, उसका इक्विपमेंट किस तरह का होता है, कैसा दिखता है, क्या वेट है, क्या सर्कमफ्रेंस है, ग्राउंड कैसा होता है, ग्राउंड का डिजाइन क्या है, क्या उसकी ड्राइंग है, क्या मेजरमेंट्स है, फील्डिंग किस तरह से लगेगी, प्लेयर्स किस तरह से खेले जाते हैं, फेमस प्लेयर्स कौन से हैं, अर्जुन अवार्डीज कौन है, द्रोणाचार्य अवार्डी कौन है, इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन से हैं, हॉल ऑफ फेमर्स कौन से हैं। तो आपको एवरीथिंग उस गेम के बारे में जितना लिख सकते हो विद इमेजेस, पिक्चर्स, फोटोज, ड्राइंग्स, वो आपको यूज करना है और वो उस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल टर्म 1 का कंप्लीट कर लो, टर्म 2 का जब टाइम आएगा तो मैं और अच्छे से बता दूंगा। अदरवाइज मैंने एक क्वेश्चन पहले, क्या बनेगी? तो फाइल कौन सी बनानी है? समझा नहीं मैं, आप क्या कह रहे हैं? सर फाइल की साइज कौन सी बनानी है? साइज नॉर्मल A4 साइज जो होती है फाइल का ना, बट फिजिकल एजुकेशन की फाइल लाएंगे आप, ये नहीं कि फाइल खोलते हैं, कई बच्चे ले आते हैं, उस पर लिखा होता है केमिस्ट्री लैब मैनुअल, फिजिक्स लैब मैनुअल। वो नहीं, फिजिकल एजुकेशन मैनुअल आता है, वही आपने लेना है, फाइल लेनी है A4 साइज की वाली ले लेना। ठीक है, उसको आपको करना। अगर वो नहीं हो ले पाओगे तो कोई प्लेन ले लेना, मगर ऐसी मत लेना उस पर लिखा हो मैथ्स प्रैक्टिकल फाइल, फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल, क्योंकि मुझे तो पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, बट जो एक्सटर्नल कई बार आ जाते हैं वो इस चीज से चिढ़ जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी बच्चे का मार्क्स सिर्फ इस वजह से कट जाए क्योंकि सामने वाले एक्सटर्नल को पसंद नहीं है। तो इसलिए आप इस तरह से कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? या तो प्लेन फाइल बनाएंगे या फिर फिजिकल एजुकेशन का मैनुअल बनाएंगे।